हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण को। अम्ल क्षारक एवं लवण का हम लोग फर्स्ट क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोगों के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप लोग किसी और चीज़ का तैयारी करते हैं, कोई और चीज़ पढ़ते हैं या कुछ जानकारी के लिए कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोगों को जानना ज़रूरी पड़ जाता है और हमारे दैनिक लाइफ से भी ये चैप्टर जुड़ा हुआ है और ये टॉपिक भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन सी पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। उस पॉइंट को हम पहले आप लोगों के सामने मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। और जो पॉइंट आप लोगों को पढ़ना होगा उसको पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा उसको स्किप करके आगे अगला पॉइंट देखिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हर पॉइंट को देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी पॉइंट से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी ही। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कहीं बारात जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से अपच हो जाती है। और ये अपच जब होती है ना तो पेट में जलन भी होने लगता है, पेट दर्द भी करने लगता है, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता होता है कि पेट में दर्द क्यों करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जवानी में ही लोगों का दांत टूट जाता है, जवानी में ही लोगों का दांत टूट जाता है और उसके मुंह से बदबू भी आता है। तो जवानी में दांत कैसे टूटता है और उसके मुंह से बदबू क्यों आता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कभी कभी आप लोग या आपके आसपास में किसी को आप देखे होंगे कि कोई बिच्छू या कोई चींटी डंक मार देती है ना तो उसे जलन होने लगती है, उसे दर्द होता है। बट वो दर्द क्यों होता है और यदि दर्द होता है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि आप लोग देखे होंगे भी सावन का महीना है, सावन के महीने में आप देखे होंगे कि अभी धान की रुपाई चल रहा है, फसल की बुआई चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन ये भी देखे होंगे कि किसी किसी खेत में थोड़ा ज़्यादा फसल की उपजाऊ होती है, बट किसी किसी खेतों में थोड़ा कम फसल की उपजाऊ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, किसी खेत में ज़्यादा फसल क्यों उग जाती है और किसी किसी खेत में ज़्यादा फसल क्यों नहीं उगती है। और मेन पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यही मेन पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी पॉइंट से रिलेटेड जितना कुछ भी हम पॉइंट आप लोगों को बताएं, यदि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया तो वो सारा पॉइंट आप लोग सही से एक्सप्लेन कर लीजिएगा और उसको सही से समझ भी सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो चैप्टर है यम्ल एवं क्षारक का चैप्टर है, तो यम्ल एवं क्षारक का चैप्टर है तो हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि किसको हम लोग यम्ल कहेंगे, किसको हम लोग क्षारक कहेंगे और किसको हम लोग उदासीन कहेंगे, ये हम लोगों को पता करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सोरेनसन, नाम याद रखिएगा सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या किए, 3 ग्लास में 3 विलयन को लिए, 3 ग्लास, इसमें से इन्होंने विलयन को डाले। पहला ग्लास में इन्होंने नींबू के रस को लिया, नींबू के रस को डाल दिया। दूसरा में इन्होंने NaCl यानी नमक को डाल दिया और तीसरा में कास्टिक सोडा NaOH को डाल दिया, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। अब तीनों विलयन लेने के बाद, 3 गिलास लेने के बाद यदि हम आप लोगों को ये पूछें कि आप बताइए कि इनमें से कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन उदासीन है, तो क्या आप बता पाएंगे?
बताइए क्या आप बता पाएंगे? सोरेनसन ने यही किया। 3 गिलास लिया, तीनों गिलास में विलियन को भरा, एक में नींबू के रस को, दूसरे में नमक को और तीसरे में कास्टिक सोडा को। उसके बाद इस विलियन को लेने के बाद इन्होंने पता करना शुरू कर दिया कि इनमें से कौन सा यम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा उदासीन होता है भाई, जो ना तो यम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। लेकिन पता करने लगे तब इसको पता ही नहीं चला। जब 3 विलियन लिया तो पता ही नहीं चला कि किसको हम लोग यम्ल कहेंगे, किसको हम लोग क्षारक कहेंगे और किसको हम लोग ना तो यम्ल कहेंगे ना तो क्षारक, उसको बीच वाला कहेंगे। जो उदासीन होगा बीच वाला किसको कहेंगे, इसे कुछ पता ही नहीं चला। इसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कोई भी चीज़ यदि प्रॉब्लम होती है किसी को तभी उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। लेकिन हम लोगों को यदि प्रॉब्लम हो जाती है, मान लेते हैं कि किसी क्लास में फेल कर जाते हैं तो उस क्लास को ही पढ़ने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम से हम लोग हट जाते हैं, उसका फेस यानी सामना करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। बट ये जो सोरेनसन है, इन्होंने भी यही सबसे पहले पता करने की कोशिश किया कि देखते हैं हम लोग कौन से, किसको हम लोग यम्ल रखेंगे, किसको क्षारक रखेंगे और किसको हम लोग उदासीन रखेंगे। नहीं पता कर पाया, लेकिन इन्होंने इस प्रॉब्लम से कभी पीछे नहीं हटा और इस पर रिसर्च किया। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक स्केल को डेवलप कर दिया और उसी स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। एक स्केल को डेवलप कर दिया जिसका नाम क्या था? पीएच स्केल। अब बात रही कि पीएच स्केल में ऐसा क्या दिखाया गया था जो ये स्केलवा से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसको हम लोग यम्ल कहेंगे, इसको क्षारक कहेंगे, इसको उदासीन कहेंगे, कि या इसको यम्ल कहेंगे, इसको क्षारक या उदासीन, किसको क्या कहेंगे। ये पीएच स्केलवा में ऐसा क्या रखा गया था भाई? कुछ तो होगा ना, ऐसा कौन सा वैल्यू उसमें दिया गया था? तो जब इन्होंने पीएच स्केल को बनाए तो उन्होंने पीएच स्केल में 0 से 14 तक वैल्यू भी लिए। हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, ठीक, फिर इसको हम लोग समझेंगे। अभी मिटाते हैं, फिर हम लोग पीएच स्केल को ड्रॉ करके उसको समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप खुद बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा यम्ल है, कौन सा क्षारक को हम लोग कह सकते हैं किसको और किसको हम लोग उदासीन को कहेंगे। आप खुद बता दीजिएगा। पहले इसको हम लोग मिटाते हैं और पीएच स्केल को ड्रॉ करते हैं। पीएच स्केल को हम ड्रॉ कर दिए। अब इस पीएच स्केल में इन्होंने जो वैल्यू लिए वो वैल्यू कितना? 0 से लेकर के 14 तक, 0 to 14 तक इन्होंने वैल्यू को लिए। अब 0 से 14 तक इन्होंने वैल्यू को लिए, लेकिन इस पीएच स्केल को इन्होंने 2 भाई में बंटवारा कर दिया। कितने भाई में? 2 भाई में। और एक भाई का नाम इन्होंने यम्ल रखा और एक भाई का नाम इन्होंने क्षारक रखा। एक भाई का नाम अम्ल, एक भाई का नाम क्षारक। अब अम्ल और क्षारक जब रखा तब इन दोनों भाइयों के बीच में क्या हो गया? बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया तो अम्ल को 0 से लेकर के 6 तक, यहाँ तक का हिस्सा अम्ल को मिल गया और 8 से लेकर के 14 तक का हिस्सा जो है सो क्षारक को मिल गया। किसको? क्षारक को। यानी 0 to 6 तक का हिस्सा किसको मिल गया भाई? तो ये अम्ल को मिल गया, अम्ल को। और 8 से लेकर के 14 तक का हिस्सा किसको मिल गया? तो ये क्षारक को मिल गया। किसको? क्षारक को मिल गया। लेकिन गौर से सुनिएगा, लेकिन जब इन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ तब इसकी माँ को किसी के साथ नहीं रखा गया था। इसकी एक बूढ़ी माँ थी, इस बूढ़ी माँ को किसी के साथ नहीं रखा गया। बेचारी बूढ़ी माँ इन दोनों की स्थिति को देखकर उदास हो गई। क्या हो गई? तो उदास हो गई। इसलिए इस बूढ़ी माँ को उदासीन कह दिया गया कि हे माँ आप उदासीन क्यों हैं? और इसको उदासीन कह दिया गया क्योंकि दोनों बेटा जब एक दूसरे से अलग होता है और वो दोनों बेटा यदि माँ को छोड़ करके अलग हो जाती है तो कितना उदासी होगा ना, उदासी। तो ये जो 7 बच गया, 7 का नाम ही क्या रख दिया? तो उदासीन। क्योंकि यह उदासी हो गया, इसको हम लोग उदासीन कह देते हैं।
क्योंकि इसको ना तो अम्ल के साथ रखा गया और ना ही क्षारक के साथ रखा गया। अब ये मैटर तो हो गया, सुलझ गया, लेकिन यहाँ भी क्या किया गया, इसका भी एक पहचान तो होना चाहिए ना कि ये अम्ल है तो इसका पहचान क्या है, ये क्षारक है तो इसका पहचान क्या है। तो इसका पहचान भी दे दिया, क्या दे दिया कि अम्ल है तो अम्ल के साइड क्या होगा, H+ होगा। अम्ल का पहचान क्या होगा, H+ होगा। और क्षारक का पहचान क्या होगा, तो वो H- होगा। क्या होगा, वो H-। यानी कहीं भी किसी भी फार्मूला में यदि H+ दिखता है तो वह अम्ल होगा, तो अम्ल एक भाई होगा, और यदि वो H- दिखता है तो वह क्या होगा, क्षारक होगा। तो जब इस स्केल को डेवलप किया गया तो डेवलप करने के बाद ये देखा गया कि ये स्केल हम लोगों को कई सारा प्रॉपर्टी से अवगत कराता है। अब कैसे कई सारा प्रॉपर्टी से अवगत कराता है भाई, आप गौर से देखिएगा कि यहाँ से इधर जो यहाँ वैल्यू दिया गया है 0 to 14, 0 to 14 जो वैल्यू दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं pH स्केल वैल्यू, pH स्केल का वैल्यू, pH स्केल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 to 14, 0 to 14 pH स्केल का वैल्यू है। हम लोग देखिए इधर से यदि हम लोग जाते हैं तो इसका जो मान है बढ़ते जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मान तो बढ़ते जा रहा है। यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो 8 9 10 11 12 13 14 मान तो बढ़ रहा है, इधर आते हैं तो मान घट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इधर जो ही जा रहे हैं पैसा का इनकम ज़्यादा हो रहा है और वो इंसान बहुत अमीर बनते जा रहा है, बट इधर जाने के बाद वह गरीब बनते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है, गरीब बनते जा रहा है। तो यहाँ इधर से इधर जाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे कि अम्ल क्षारक की प्रवृत्ति, यहाँ क्षारक है तो क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इधर जाने के बाद क्षारक की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। बट इधर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिए उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि ये गरीब होता है, जो ही इधर जाता है ना इसका गरीबी बढ़ते जाता है। क्या होता है, गरीबी बढ़ते जाता है, अमीरी नहीं बल्कि गरीबी बढ़ते जाता है। और गरीब इंसान कौन है, तो यहाँ अम्ल है, गरीब इंसान। अब अम्ल जो है इसका इनकम जो ही धीरे धीरे कम होता जाएगा ये ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, जो ही इसका इनकम कम होते जाएगा ये ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। अब इधर से इधर जाने के बाद इसका अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती है भाई, अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती है, अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यदि इधर से 6 5 4 3 2 1 0 तक हम लोग इधर से यदि हम लोग पीछे जाते हैं तो बेचारा ये बहुत गरीब हो रहा है, धीरे धीरे और अत्यधिक गरीब हो रहा है। यानी जब हम लोग 6 से लेकर के जो ही 6 से 5 गए थोड़ा ज़्यादा अम्ल की प्रवृत्ति हो गई, फिर 5 से 4 गए तो थोड़ा और ज़्यादा अम्ल की प्रवृत्ति हो गई, 4 से 3 गए तो थोड़ा और ज़्यादा अम्लीय हो गया, 3 से 2 गए और ज़्यादा अम्लीय हो गया, 1 गए तो और ज़्यादा, 0 गए तो अत्यधिक ज़्यादा इसका अम्ल की प्रवृत्ति हो गई। अब ये जो है इधर से इधर जाने के बाद अत्यधिक अम्ल यानी अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, ज़्यादा अम्लीय होता है। इसलिए पूछा जाएगा कि यदि किसी वस्तु का pH वैल्यू 1 है और किसी वस्तु का pH वैल्यू 5 है तो इसमें बताइए कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का कौन है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 इसलिए होगा क्योंकि बेचारा अत्यधिक गरीब है और जो जितना गरीब होता है वो उतना वह अम्लीय होता है। तो ये बेचारा अत्यधिक गरीब है इसलिए अत्यधिक अम्लीय होगा, ये बेचारा कम गरीब है इसलिए यह कम अम्लीय होगा। समझे ना। तो यहाँ पर एक और डिफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगा प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय का। जब हम लोग pH वैल्यू में या pH स्केल में पीछे की ओर जाते हैं, 6 से लेकर के 0 की ओर जाते हैं तो उसका अम्लीय प्रवृत्ति प्रबल होता जाता है। बट जब हम लोग pH स्केल में 0 से लेकर के 5 की ओर जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब pH का वैल्यू जो है सो दुर्बल होते जा रहा है, यानी इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये समझ में आ गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में। यहाँ पर देखिए जो ही इधर
जाता है इसका धीरे धीरे अमीरी बढ़ती जाती है, और जो जितना अमीर होगा उतना वह क्षारक प्रकृति का होगा भाई, उतना वह क्षारक प्रकृति का होगा। यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों को कि बताइए सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है, तो सबसे ज़्यादा अमीर इंसान 14 हो जाएगा, क्योंकि पीएच वैल्यू में हम देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 14, यानी 14 अमीर है, इसलिए अत्यधिक क्षारक भी होगा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा दो वस्तु ले लेगा, पूछेगा कि एक का पीएच वैल्यू 14 है और एक का पीएच वैल्यू कितना है, तो 8 है। तो बताओ इसमें अत्यधिक क्षारकीय कौन है, किसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी अत्यधिक क्षारकीय प्रवृत्ति का कौन है, इस तरह क्वेश्चंस पूछेगा। तो यहाँ पर यदि इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो आप आसानी से आंख बंद करके मार सकते हैं कि अत्यधिक क्षारकीय प्रकृति जो है पीएच वैल्यू 14 का है, कम क्षारकीय प्रकृति पीएच वैल्यू 8 का है। तो ये बेचारा कम पैसा है इसलिए कम क्षारकीय होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा क्षारकीय ये होगा, इससे ज़्यादा क्षारक इसके पास होगा, क्षारकीय होगा, ये क्षारकीय माध्यम अधिक होगा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें होगा, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें होगा। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होगा कि हो सकता है ना, होगा ऐसा ही। तो ये पीएच वैल्यू आप लोग समझ गए कि पीएच वैल्यू को हम लोग किसको दुर्बल अम्ल कहते हैं और किसको दुर्बल क्षारक कहते हैं, किसको प्रबल अम्ल कहते हैं, किसको प्रबल क्षारक कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब पीएच वैल्यू में हम लोग 0 से लेकर के 6 तक जाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति, यानी जिसका पीएच वैल्यू कम होगा अम्लीय माध्यम में, क्षारकीय में नहीं, जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वह प्रबल अम्लीय होगा, जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा वह प्रबल अम्लीय होगा, नहीं दुर्बल अम्लीय होगा। कैसा होगा, दुर्बल अम्लीय। यहाँ पर देखिए जिसका पीएच वैल्यू क्षारक में सबसे ज़्यादा होगा वह प्रबल क्षारकीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा वह दुर्बल क्षारकीय होगा। तो प्रबल क्षारकीय और दुर्बल क्षारकीय में आप लोग समझ गए। अब बच गया बेचारा ये 7। अब ये 7 जो है ये बोलेगा, ये तो इसकी माँ है, बूढ़ी माँ, ये जो है सो एक बेटा अलग हो गया, दूसरा बेटा अलग हो गया, लेकिन इसको किसी के साथ में नहीं रहने दिया भाई। 7 है लेकिन साथ में नहीं रहने दिया, 7 है लेकिन साथ में नहीं रहने दिया, 7 है लेकिन साथ में नहीं रहने दिया। जब 7 है साथ में नहीं रहने दिया तब ये बेचारी बूढ़ी माँ ये उदासीन हो जाती है, इसलिए 7 को उदासीन के कैटेगरी में रखा जाता है। किसमें, उदासीन के कैटेगरी में। तो 7 जिसका पीएच वैल्यू आ जाएगा वह उदासीन होगा, जिसका पीएच वैल्यू 8 से लेकर के 14 के बीच में आ जाएगा वह क्षारकीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6 के बीच में आ जाएगा वह अम्लीय होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। जिसका पीएच वैल्यू 8 से 14 तक आ जाएगा तो वह क्षारकीय, 0 से 6 तक आएगा वह अम्लीय, जिसका 7 आएगा वह उदासीन होगा। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत, यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग उस विलियन पर बात करते हैं जो विलियन को सोरेनसन ने देखा और चेक किया, और उस विलियन को हम लोग इस स्केल से पता करते हैं कि वो विलियन क्षारक था, अम्ल था या उदासीन था। चलिए देखते हैं उसको हम लोग। 3 ग्लास को उन्होंने लिए थे, 3 ग्लास को, एक में क्या था, नींबू का रस, नींबू का रस, एक में था NaCl और एक में था NaOH। ये देखिए पीएच वैल्यू हम लिख देते हैं, नींबू का पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 2.2 होता है, लगभग 2.2। NaCl का कितना होता है, 7, और इसका होता है कितना, तो लगभग 14 होता है, 14, लगभग 14 होता है। आप खुद बताइए, पीएच वैल्यू हम दे दिए हैं तो इनमें से कौन अम्ल होगा, कौन क्षारक होगा और कौन उदासीन होगा, इसको खुद बताइए आप। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नींबू का रस है जिसका पीएच वैल्यू 2.2 है, और 2.2 किसके बीच में आता है भाई, तो 2.2 यहीं तो आएगा 2 और 3 के बीच में, और जब 2 और 3 के बीच में ये 2.2 आएगा तो हम पक्का कह सकते हैं कि ये जो होगा ये अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं तो इसका पीएच वैल्यू 7 है,
कितना है 7 है। और 7 हम देखते हैं कि इस बूढ़ी माँ का है जो उदास बैठी हुई है, तो 7 है तो इसका हम कह सकते हैं कि NaCl जो है उदासीन है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तीसरा pH वैल्यू देखें कि 14 है, लगभग 14। जब 14 है इसका pH वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि 14 का वैल्यू कहाँ है? इधर है। अब इधर जो होता है वो क्षारक होता है, तो ये जो अम्लीय होगा ये क्षारक होगा। तो सोरेनसन ने यही स्केल को डेवलप करके ये पता कर लिए कि इसका pH वैल्यू क्या होता है, जिसका pH वैल्यू इधर इस स्केल से ही इन्होंने पता कर लिए कि इस विलियन का pH वैल्यू क्या होगा। जब इसके साथ प्रॉब्लम आई तब इन्होंने स्केल का डेवलप कर दिया, और स्केल का डेवलप कर दिया भाई तभी लोगों को पता चल गया कि कौन सा विलियन क्या होता है। और जब इन्होंने स्केल को डेवलप कर दिया तो सारी दुनिया का ही प्रॉब्लम खत्म हो गया। और यही वजह है कि हम लोगों को इन सारे पॉइंट, इस स्केल के माध्यम से कई सारे अम्ल या क्षारक की प्रकृति का पता चल जाता है, और उसी से हम लोग ये डिफरेंस कर सकते हैं कि ये एक तरह का तेजाब होती है और ये एक तरह का बहुत कम अम्लीय होती है। तो हम लोग अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गए, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब दूसरा पॉइंट है कि अम्ल एवं क्षारक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। तो हमारा शरीर जो दिख रहा है ना, चाहे आपका शरीर, हमारा शरीर, किसी भी इंसान का शरीर, उस शरीर का pH वैल्यू कितना होता है? शरीर का pH वैल्यू, तो शरीर का pH वैल्यू होता है 7 से लेकर के 7.8 तक। 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। ये पूछा जाता है भाई, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। शरीर का pH वैल्यू कितना है? तो 7 से लेकर के 7.8 तक। और एक वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो पानी पड़ता है ना, यदि उसका pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा जब होती है ना, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। कैसे? क्योंकि इसी वर्षा से जब ये पानी पड़ता है तो नदियों में ये पानी बहता है, और नदियों में जब बहता है तो नदी में जितने भी जीव जंतु वगैरह रहते हैं ना, इस अम्ल से वह मर जाते हैं। क्या होता है? तो मर जाता है। और यहाँ तक कि जो ज़मीन है वो ज़मीन भी बंजर बन जाती इसी अम्लीय वर्षा की वजह से। हम लोग जो ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल जो खराब हुआ है ना, इसी अम्लीय वर्षा की देन है कि इसी अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल भी खराब हुआ। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में क्या अम्ल का महत्व है उसको समझे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी का pH वैल्यू क्या होता है। यानी मेन फैक्ट वही है कि किसी खेत में फसल ज़्यादा क्यों होता है और किसी खेत में फसल कम क्यों होता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई कोई खेत होता है ना, तो कोई कोई खेत, जैसे ये 2 खेत हैं, एक खेत ले लिए हम लोग और ये एक दूसरा खेत है, दूसरा खेत ले लिए। इस खेत है तो इसमें मिट्टी तो होगा भाई, मिट्टी तो होगा, इसमें भी मिट्टी होगा, इसमें भी मिट्टी होगा, इसमें भी मिट्टी होगा। बट एक जो मिट्टी है, ये मिट्टी थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का है। कैसा है? क्षारकीय है, क्षारकीय लिख देते हैं, क्षारकीय है। और इसका मिट्टी जो है सो ये अम्लीय है, अम्लीय है। अम्लीय जो होता है ना, ये खेत जो थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ होता है, जिसको हम लोग अपनी देहात के भाषा में कहते हैं सरगत ज़मीन, यानी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन। जब ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होता है तो इसमें ज़्यादा खेती भी होता है, अम्लीय होता है ज़्यादा खेती। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखे होंगे, यदि आप गाँव मोहल्ले के रहते, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है, बट हमारी लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि जितना खेत ज़्यादा सरगत होगा ना, जितना थोड़ा ज़्यादा सड़ा गला मिट्टी होगा, उसमें उतना ही फसल ज़्यादा उगता है, और जिसमें जितना कम सड़ा गला होगा उसमें कम फसल उगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिट्टी हद से ज़्यादा सड़ जाने के बाद, यानी हद से ज़्यादा सरगत हो जाने के बाद भी उसमें फसल नहीं उगता है। वो क्यों नहीं उगता है? ये फसल जो है डिफरेंट फसल के लिए होता है, अलग अलग फसल के लिए। मान लेते हैं कि ये ज़्यादा उपजाऊ, हमेशा इसमें पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है। और जब हमेशा पानी रहता है तो ये मिट्टी जो होगा वो अम्लीय होगा। जिसमें हमेशा पानी रहता है वह मिट्टी हमेशा अम्लीय ही होता है। और ये अम्लीय होता है तो इसमें
फसल ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी ये मिट्टी का प्रकृति जो है ना बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, हद से ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। जब हद से ज़्यादा अम्लीय होता है तब इसमें धान ही नहीं होने लगता है। यानी धान जो है, मान लेते हैं इसमें धान बोते हैं तो लंबा लंबा धान तो हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा धान हो जाएगा, बट उसका जो धान होता है उसका पौधा इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा धान का, लेकिन उसमें धान ही ज़्यादा उपज नहीं पाएगा। तो वो इसलिए उपज नहीं पाता है क्योंकि उसमें अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़्यादा पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जब पीएच वैल्यू कम होता है तो इससे हम लोग बच कैसे जा सकते हैं? बचने के लिए तो कुछ उपाय होगा। तो बचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरह के खेत में, जो खेत अम्लीय प्रकृति का निसर्गत जमीन है जिसमें हमेशा पानी रहता है और धान बहुत लंबा लंबा हो रहा है बट उसमें धान अच्छा से उपज ही नहीं पा रहा है, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस खेत में चूना डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? चूना डाल देते हैं। और जब चूना डालेंगे तो चूना एक तरह का क्या है, क्षारक है। चूना एक तरह का क्षारक है और ये है मिट्टी अम्लीय प्रकृति का। और अम्ल और क्षारक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो इस मिट्टी को उदासीन बना देगा। कैसा बना देगा? उदासीन बना देगा। तो ये मिट्टी जो है उदासीन हो जाएगी, इसलिए इस मिट्टी में फिर से फसल उगने लगेगा। समझे कि ना? इस मिट्टी में खाद कभी नहीं डालना चाहिए, जैसे गोबर वगैरह है। तो जब फसल हद से ज़्यादा नहीं हो रही है, ज़्यादा अम्लीय हो गई है वह मिट्टी, तो उसमें खाद नहीं डाला जाता है, बल्कि उसमें क्या डाला जाता है? तो चूना डाला जाता है। दूसरा खेत हम लिए, इस खेत का मिट्टी जो है सो क्षारकीय है, यानी टाड़ वगैरह जो होता है ना, टांड मैदान वगैरह, तो जो जिसमें पानी कभी नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षारकीय प्रकृति। इस क्षारकीय प्रकृति को हम लोगों को अम्ल बनाना होता है, क्योंकि हद से ज़्यादा मिट्टी क्षारक हो जाने की वजह से उसमें खेती नहीं होती है, उसमें फसल का उपजाऊ ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है? इसमें हम लोगों को डालना पड़ेगा ऊपर से खाद। क्या डालना पड़ेगा? खाद डालना पड़ेगा। अब ये खाद क्या होता है भाई? तो खाद में जैसे कि गोबर हो गया, कि कोई पंछी वगैरह जो लेटरिंग करता है वो लेटरिंग हो गया पंछी वगैरह का, जो मनुष्य वगैरह भी करता है वो भी लेटरिंग हो गया। अचड़ा कचड़ा जो होता है ना, सड़ा गला पदार्थ को इस खेत में फेंक दीजिए। इससे क्या होगा? ये खाद एक तरह का अम्लीय होता है, ये खाद एक तरह का अम्लीय होता है। और ये अम्लीय और क्षारकीय जब मिलेगा, ये अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो क्या बना देगा? उदासीन बना देगा। और जब उदासीन बन जाएगा तब इस खेत में पुनः फसल उगने लगेगी। क्या होगा? पुनः फसल उगने लगेगी। यही वजह है कि किसी खेत में थोड़ा ज़्यादा फसल होता है, किसी में कम फसल होता है। तो जो बीज दिया जाता है ना, कृषि विभाग के जो लोग होते हैं वो सब मिट्टी को देख करके ही पता कर लेते हैं कि इसमें कौन से फसल को उगाया जा सकता है। मिट्टी के ही अनुसार उन्होंने ये पता कर लेते, ये भी पता कर लेते हैं कि इसमें कौन सा धान बोना चाहिए ताकि धान जो है सो उपज जाएगा और कौन सा नहीं। अब ये जो खेत है ज़्यादा सरगत वाला यानी ज़्यादा अम्लीय वाला, इसमें हम लोग बाद धान दे देंगे। एक बाद होता है, कोई गहरा होता है, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, बट हमारे देहात में यही बोला जाता है। एक बाद होता है, एक गहरा होता है। अब गहरा खेत में हम लोग बाद धान को दे देंगे तो वो नहीं होगा। अब इस बाद खेत में हम लोग गहरा धान को दे देंगे तो ये नहीं होगा। ये समझ गए मैटर, मामला इशू क्या है कि किस खेत में फसल नहीं होता है, नहीं होता है सो। अब दूसरा पॉइंट हम लोग मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई इंसान कोई पार्टी में जाता है, चाहे कोई भी फंक्शन में जाता है और हद से ज़्यादा खा लेता है, अब उसका पेट का एगो कैपेसिटी होता है कि इतना ही हम पचा सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो है एक दिन खाना खाने के लिए पहले ही छोड़ दिया था, उसके बाद वो गया था पार्टी में। अब पार्टी में गया, वहाँ मिला उसको पनीर, अंडा, चिकन, मटन, बहुत कुछ मिला, उसे मिला पुलाव वगैरह जो भी होता है, पता नहीं उतना क्या नाम होता है, लेकिन उतना कुछ उसको मिला। अब देखा 1-2 दिन से भूखा था, वो खाया कस के, लेकिन पेट का भी तो एक कैपेसिटी है कि इतना ही हम पचा पाएंगे। बंदा जब खाया हुआ कस के तो उसका पेट जवाब दे दिया, बोला कि हम तुमको पचा ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? हम पचा ही नहीं पाएंगे। मान लेते हैं ये पेट है, ये पेट है,
ये पेट है। अब बेचारा वो खाया, कस के ठूस ठूस के खाया। अब जब ठूस ठूस के खाया तो ये जो है सो इसमें खाना तो आएगा, इसमें खाना आने के बाद ये पेट फूल गया। स्टोमक का इमेज है, अमाशय का। तो इसमें जब खाना आया तो ये फूल गया, और जब फूल गया इसमें तो जितना खाना आएगा इसमें ना, उतना ही यहाँ से HCl निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl निकलता है। HCl इसलिए निकलता है क्योंकि इसमें जो कई सारा इसका काम है। सबसे पहला काम है कि इस खाने में जो भी अचड़ा कचड़ा है, यानी जो भी जीवाणु बैक्टीरिया है, उसको यह पहले मारता है, मार करके उसको साफ करता है। दूसरा है कि इस भोजन को यह अम्लीय माध्यम बना देता है। जो पेट में है इसको यह अम्लीय माध्यम बना देता है। दूसरा इसका काम ये हो गया। तीसरा है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके इसको पाचन करने का काम करता है। क्या करता है? पाचन करने का। बट वो इंसान का कैपेसिटी, मान ले कि इसका खाने का कैपेसिटी है 1 kg। कितना? 1 kg सारा खाना। लेकिन ये गया पार्टी में खा लिया 2 kg। अब 2 kg इसको पचाने के लिए 2 kg के इतना जो है HCl भी तो निकालना पड़ेगा। मान ले 1 kg के लिए इसे 10 ml HCl निकालना पड़ता है, तो 2 kg के लिए इसे 20 ml HCl निकालना पड़ेगा। अब 20 ml HCl यहाँ निकलेगा, और जब 20 ml HCl यहाँ निकलेगा, यानी HCl ज़्यादा निकलेगा, तब ज़्यादा अम्लीय होगा, और ज़्यादा अम्लीय होगा तोड़ फोड़ ज़्यादा होगा। यहाँ जब तोड़ फोड़ ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा? इससे गैस निकलेगा। जब ये तोड़े फोड़ेगा ना तो गैस निकलेगा। तो जब गैस निकलता है तो ये गैस ऊपर की ओर मूव करता है, नीचे तो जाने नहीं देता है, तो ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर जाता है तो बेचारा वह धुआं ढकरता है और बोलता है अरे अजब सा एक ढकार आ जब वह धुआं ढकरता है। लेकिन यहाँ पर अधिक अम्ल निकलने के बाद इसको पचा ही नहीं पाता है। जब पचा नहीं पाता है तो पेट में जलन होने लगती है, अकबक सा होने लगता है, दूसरे जैसा लगने लगता है, बेचैनी सा होने लगता है। और जब बेचैनी सा होने लगता है तब ये HCl सोचता है कि अब हम इसको पचा ही नहीं पाएंगे। ये क्या करता है? इस रास्ते के माध्यम से इसको बाहर बोल देता है कि जाओ तुम बाहर। अब जो करेगा अग्नाशय करेगा, जो करेगा आकृत करेगा, जो करेगा छोटी आंत करेगा, और जो करेगा बड़ी आंत करेगा, वहीं तुम्हारा काम तमाम होगा। हमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा। रे बाबा, इतना तूने खा लिया, हम कभी नहीं पचा पाएंगे तुमको। यहाँ से इसको भेज देता है। लेकिन जब यहाँ से भेजता है तो ये तो एक तरह का एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया। यही वजह है कि इस पेट में अम्ल की HCl की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसे पेट में दर्द होने लगता है, पेट में जलन होने लगती है। क्यों? जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब, और उसे अपच हो जाती है। तो ये भी फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि अपच होने से पेट में दर्द क्यों देने लगती है और हम लोगों को दर्द क्यों होने लगता है। ये समझ में आ गया। हम लोग आगे जब डाइजेस्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, पाचन तंत्र, तब हम लोग समझेंगे कि आगे का भोजन जब आगे जाता है तो वहाँ पर किस तरह कुटाई होता है, पिसाई होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, किस पर क्या अटैक करता है, किसको मारता है, किसको काटता है, कहाँ से क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या ले करके आता है, क्या दे करके जाता है, कौन सी बीमारी होती है, नहीं होती है, उन सारे फैक्ट पर हम लोग पाचन तंत्र में बात करेंगे। बट इतना भी समझिए कि यही HCl अम्ल एक तरह का होता है, और ये अम्ल की मात्रा जब पेट में बढ़ जाती है तो उस इंसान को अपच हो जाता है और दर्द करने लगता है ज़्यादा खा लेने के बाद। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि कोई जानवर या कोई चींटी या कोई बिच्छू कोई भी यदि डंक मारता है तब हम लोगों को क्या होता है? जलन होती है, यानी दर्द होता है। तो वो दर्द क्यों होता है भाई, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कोई भी बिच्छू है, देखिए ये बिच्छू दिख रहा है, ये मधुमक्खी का इमेज है। देखिए ये बिच्छू, ये मधुमक्खी है। अब ये चाहे ये भौरा है, इधर भी देखिए भौरा है, ये जब डंक मारता है ना तो इसके डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल। और ये अम्ल जो है ना, ये अम्ल हम लोगों को जलन देता है। अम्ल जो है सो परबल अम्ल पाया जाता है। अब परबल अम्ल समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है भाई, परबल अम्ल पाया जाता है। जब ये चींटी या बिच्छू या कोई भी भौरा काटता है तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल लिख देते हैं, मेथेनोइक
अम्ल, एक तरह का यम्ल है रे भाई, ये मेथेनोइक यम्ल होता है। और ये मेथेनोइक यम्ल जब उस काटने के बाद छोड़ देता है ना, तब हम लोगों को जलन या दर्द होने लगती है। अब बात है कि इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे, कुछ तो होगा ठीक करने के लिए। तो ठीक करने के लिए हम लोगों को बेकिंग सोडा ले लेना चाहिए। जहाँ काटे हैं बेकिंग सोडा, जहाँ काटा है वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा दो, क्या होगा, आराम हो जाएगा। जो काटा है उसका जलन आराम हो जाएगा। और मेडिसिन वगैरह भी जो आता है डॉक्टर से ही सजेस्ट कर सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते। बट ये जो है बेकिंग सोडा लगा देने से वहाँ पर थोड़ा आराम हो जाता है, जहाँ पर ये मच्छर या ये बिच्छू काटता है वहाँ पर। एक पॉइंट और बताना भूल गए कि जब पेट में जो है HCl की मात्रा बढ़ेगी, अनपच हो जाएगा, पेट दर्द करने लगेगा, तब हम लोगों को इससे ठीक कैसे होंगे, हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2। इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग कहते हैं इनो। क्या कहते हैं, इनो। आप नाम सुने होंगे इनो। तो जब किसी को अनपच हो जाता है तो उस इंसान को इनो पीना चाहिए, वह इनो पी लेता है। और इनो एक तरह का क्षारक है, और ये क्षारक जब इस अम्ल के साथ इस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको उदासीन तो बना ही देगा। और जब उदासीन बन जाएगा तो भोजन पचने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, भोजन तो आसानी से पच जाएगा। इसलिए हम लोगों को इनो पीना चाहिए यदि पेट खराब हो गया है तो। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि दांत कैसे टूट जाता है जवानी में ही। किसी इंसान का जवानी में ही दांत कैसे टूट जाता है और उसके मुंह से बदबू भी कैसे आता है। देखिए, हमारे मुंह में जो लार होती है उस लार का pH वैल्यू क्या होता है, लार का pH वैल्यू होता है 6.5। लगभग में कितना होता है, 6.5। लार का pH वैल्यू 6.5 है। लेकिन ये लार जो हमारे मुंह में पाया जाता है और मुंह का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 6.5 है। यह मुंह तब तक हमें बर्दाश्त करता है जब तक इसका वैल्यू 5.5 नहीं हो जाती है। जब हमारे मुंह का pH वैल्यू, किसका, हमारे मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है ना, 5.5 से कम हो जाती है, तब क्या होता है, हम लोगों को दिक्कत होती है और हम लोगों का दांत टूटने लगता है। अब 5.5 से कम होने पर कैसे टूटता है भाई, और ये 5.5 से कम होता कैसे। तो हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो कोई भी चीज़ जब हम लोग खाते हैं तो वो जाकर के दांत में घुस जाता है। और जब दांत में घुस जाता है लेकिन हम लोग उसको साफ नहीं करते। साफ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मुंह का टेस्ट ना खराब हो जाए। हम साफ करेंगे तो हमारा मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको साफ नहीं करते और छोड़ देते हैं वहीं पर। जब छोड़ देते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है पता है, वो बैक्टीरिया उस खाने को खाता है, और जब उस खाने को खाता है तो बैक्टीरिया जब खाता है तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, तो वो बैक्टीरिया वहीं पर लैट्रिन भी कर देता है। और जब लैट्रिन करता है तो उस बैक्टीरिया के लैट्रिन में अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। और जब अम्ल होता है ना तो ये अम्ल धीरे धीरे मुंह के अम्लीयता को बढ़ा देता है, यानी उसका pH वैल्यू को कम कर देता है। और जब उसका pH वैल्यू कम हो जाता है, कितना, 5.5 से कम हो जाता है, तब उस इंसान के मुंह से बदबू आने लगती है। बदबू आने का कई सारा रीजन्स है, लेकिन एक रीजन्स ये भी है, कि यदि पेट में गैस बनती है ना तो भी बदबू आती है। डाइजेशन सही से नहीं होता है ना तो भी बदबू आती है। पानी नहीं पीने से भी बदबू आती है। तो कई सारा रीजन्स है, बट उनमें से एक रीज़न ये है, जब pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है मुँह का, तब उस इंसान के मुँह से बदबू आने लगती है।
और पीएच वैल्यू 5.5 से कम जब हो जाती है तब ये धीरे धीरे क्या करता है, वो अम्ल दांत को ही संक्षारित करने लगता है, दांत को ही, दांत में जंग लगने लगता है, यानी दांत को गंदा करने लगता है। अब ये दांत जो है, ये दांत, हमारी दांत ये इनामेल से बना है। किससे? इनामेल से। और ये इनामेल बहुत ही स्ट्रांग होता है। हीरा के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यही इनामेल होता है। यही इनामेल जो है ना, पानी में कभी घुलता नहीं है और घिसता भी नहीं है। यदि घिसता तो हम लोग रोज़ ब्रश करते हैं, और यदि ब्रश करते हैं तो ये दांत घिस करके क्या हो जाता, पूरा चपटा हो जाता। अरे घिसने से, कुआं से यदि हम लोग पानी निकालते तो पत्थर कट जाता है, तो रोज़ रोज़ घिसने से ये दांत क्यों नहीं छिलता, दांत भी घिस करके पूरा पतला हो जाता यदि घिसता तो। लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये घिसता नहीं है हमारा दांत। यही वजह कि हम लोग रोज़ रोज़ ब्रश करते हैं, मारते हैं कस के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन उतना नहीं करना चाहिए, उसका भी लिमिट है। 1-2 मिनट कीजिए ब्रश को, लेकिन सुबह शाम कीजिए, तब जा कर के आपका मुँह से बदबू नहीं आएगा। लेकिन इसको घिसते फिर भी ये खराब नहीं होता है। बट जब इस पीएच वैल्यू का मान 5.5 से हो जाता है, यानी मुंह में अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, तब ये इनामेल इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये दांत का जो ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, और नहीं करने की वजह से उसमें जंग लग जाती है। किसी किसी का दांत सड़ने लगता है, और वही दांत सड़ने के बाद उसका दांत टूट जाता है, और वही इंसान का दांत जवानी में ही टूट जाता है, और वो इंसान जवानी में ही बुढ़ापे जैसा दिखने लगते हैं। और वो इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वह इंसान एक बूढ़े की तरह दिखने लगता है, क्योंकि ये दांत हमें शोभा देता है, हमारे फेस को सुशोभित करता है। तब ये समझ में आ गया कि दांत कैसे टूटता है। अब बात है कि इससे हम लोग बचें कैसे। तो यही अम्लीयता की मात्रा बढ़ ना जाए, तो इसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, हम लोग दंतमंजन का यूज करते हैं, हम लोग दातवन करते हैं। नीम का दातवन करना चाहिए। हम लोग कोई भी लकड़ी उठा करके मुंह का ब्रश नहीं कर देना चाहिए, उसका दातवन नहीं कर देना चाहिए। उसका भी एक फैक्चुअल है भाई, उसको भी सही से इस्तेमाल कीजिए कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी लकड़ी उठा करके उसको ब्रश मत करने लगिए। ऐसा होता है तो लोग जो है लोहा को उठा लेता है, लोहा, और उस लोहा को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, चाहे सालों सालों चलाता, उसको उसी लोहा से क्या करता, दातवन करता, यदि ऐसा होता तो। लेकिन उसका भी एक फैक्चुअल है, कोमल जितना हो सके उससे हम लोगों को दातवन या ब्रश करना चाहिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि हम लोगों को दांत टूट जाती है तो उससे हम लोगों को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। अब एक और पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट, जो जानकारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ लिया जाता है। एक पौधा होता है नेटल का पौधा। आप देखिए नेटल का पौधा, ये पौधा जंगलों में पाया जाता है, बट इस पौधे में भी है ना, इसमें भी छोटा छोटा कांटा जैसा होता है, और जब इसकी पत्ती को आप छुएगा ना, तो पत्ती को छूने के बाद इसमें भी डंक होता है, इसके पत्ती में भी डंक होता है, और ये पत्ती को छूने के बाद यह डंक जब हमारे हाथों में चुभ जाता है तो हमें जलन होने लगती है और हमें दर्द भी करने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए इसी पौधे के पास इसका दुश्मन भी होता है, जो क्षारक होता है, जिसको हम लोग डॉक का पौधा कहते हैं। ये डॉक का पौधा इसी पौधे के आसपास पाया जाता है। इस डॉक के पौधे की पत्ती लगाने से, रगड़ करके लगाने से वह जो है सो ठीक हो जाता है। समझे? तो ये एक पॉइंट ये भी था। अब हम आप लोगों को 2 स्लाइड दिखाते हैं, और वो 2 स्लाइड आप लोगों को याद कर लेनी है, क्योंकि उससे प्रत्येक साल क्वेश्चन से पूछा जाता है। एक स्लाइड में होगा कि प्राकृतिक स्रोत है और उनमें से कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, और एक में पीएच वैल्यू का मान दिया है, यानी किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो फर्स्ट स्लाइड आप देखिए, इसमें प्राकृतिक स्रोत दिया है। प्राकृतिक स्रोत में आप लोगों को ये लर्न करना है कि कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आप लोगों को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन से पूछा जाता है, और इतना उम्मीद है कि 99.9% जो है इन्हीं में से क्वेश्चन रहता है। दूसरा स्लाइड आप देखिए, दूसरा स्लाइड में पीएच वैल्यू का मान दिया है। कुछ पीएच वैल्यू का मान आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन से पूछा जाता है प्रत्येक साल। यदि ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन भी मिल जाता है तो बहुत हम लोगों को स्कोर करने में थोड़ा और ज़्यादा इजी पड़ जाती है। इसलिए इस स्लाइड को भी आप लोग लर्न कर लीजिए और रट लीजिए।
तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आप लोगों से ये ज़रूर कहेंगे जाते जाते कि जो 2 स्लाइड हम आप लोगों को दिए इसमें से आप रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा। तो आज हम यहीं पर एंड अप करते हैं। जाते जाते आप लोगों से ये कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को दबा करके भी जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।